ओके, हेलो गाइस। हम देखने वाले हैं महाबल क्लास ऑन द मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो अभी की 9 डेज स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, जो सीएससी सिविल के एग्जामिनेशन के लिए और ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए खास करके इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो लेट अस वी कैन जस्ट स्टार्ट फॉर दैट द की पॉइंट्स रिलेटेड टू दी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और उसको हम गोल्डन पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। और वो एक महाबल क्लास है, तो ऑब्वियसली आपका ये सब महाबल के जैसा है। बोलते हैं ना, महाबली बजरंग बली जैसा है ये लेक्चर्स। ओके, बहुत ही आपको यूज़फुल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे सच में जो है वो लेक्चर्स परचेज़ नहीं कर पाते हैं तो वो इसको देख पाए। पर आप भले ही जो है इसका फीस नहीं पेड कर पाते हो, कोई बात नहीं, पर आप जो है एक जगह पर बैठ के इसका बेनिफिट्स अच्छे से लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी फ्री में मिल रहा है तो हमने देख लिया, क्योंकि ये फ्री के लायक कंटेंट है भी नहीं। ओके, इसके लिए जिसको पता चलेगा वो बहुत ही अच्छे से जानता ही है कि क्या है और कैसा है। ओके, तो लेट अस वी कैन जस्ट स्टार्ट इट, और आप कंसंट्रेट करके बैठिएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि इंसिडेंस ऑफ सुसाइड इन इंडिया इज 10 to 11 पर 1 लाख। ठीक है, 1 लाख पॉपुलेशन में से 10 से 11 लोग हैं जो क्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। हैंगिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड इन इंडिया। सुसाइड में भी मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है इंडिया के अंदर, तो लटक के मरना, हैंगिंग। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2014 ये बोल रहा है। इसीलिए जो है नदी तालाबों पे क्या लिखा होता है, 988 नंबर, और लिखा होता है कि जिसको भी क्या है कि सुसाइड करना जो है वो जीवन का कोई भी निवारण नहीं है। ठीक है, आप क्या कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपकी बात को सुनेंगे। तो वो नंबर्स भी वहाँ पे लिखा हुआ होता है। बिहेवियरल क्लूज फॉर इम्पेंडिंग सुसाइड इंक्लूड्स गिविंग अवे वैल्यूएबल पोजेशंस, बिकमिंग एनर्जेटिक आफ्टर अ पीरियड ऑफ सिवियर डिप्रेशन। सिवियर डिप्रेशन के बाद एक ऐसा पीरियड्स आता है कुछ सेकंड्स तक का, कि जिसमें पर्सन्स को एनर्जाइज्ड फील होता है, और उसी के दौरान वो क्या करता है, एनर्जेटिक में आके यस सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा ये जो केसेस है सुसाइड के, वो किस में देखने को मिलता है, जो पेशेंट डिप्रेशन में होता है, जो पेशेंट को हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो वो देखने को मिलता है। और जब डिप्रेशंस होता है, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, फिर हम उसको ईसीटी देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं ना, उसको ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि आफ्टर पीरियड्स ऑफ सीवियर डिप्रेशन, विड्रॉल्स फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़, वो पर्सन्स कब डिप्रेशन में जाता है और क्या करता है डिप्रेशन में, सोशल एक्टिविटीज़ से खुद को अलग कर लेता है, फेयरवेल क्वार्ट्स एंड लेटर्स, एंड अवॉइडिंग सीरियस डिसीजन मेकिंग, और वो सीरियस डिसीजन मेकिंग जो उसका लाइफ का है वो भी नहीं ले पाता है। सो एग्जाम्पल ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसीज, जैसे कि सुसाइडल थ्रेट करना, वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर और एक्साइटमेंट, पैनिक अटैक्स आना, कैटाटोनिक स्टूपर, हिस्टेरिकल अटैक्स आना, ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंसेस एंड इंटॉक्सिकेशन। और आपको ये चीज़ पता होगी कि जो बोलते हैं सुसाइडल थ्रेट करना, वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर, एक्साइटमेंट, ठीक है, और ये सब के अंदर जब हम सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, और तब ना सिविल लॉ यूँ कहता है कि इनके ऊपर केस कर दो, क्योंकि उन्होंने जो है कानून को गुमराह किया है। ठीक है, पर अगर आप ऐसा बोलोगे सुसाइड अटेम्प्ट करके कि मैं तो एक पागल हूँ, तो पागल लोगों को जो है नई मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ये कहती है कि उनके ऊपर कोई भी केस नहीं लागू होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, पर उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए कि आप पागल हो। ठीक है, चलो। इंसिडेंस ऑफ सुसाइड, ओके, ये हमने क्लियर कर दिया है ना। फिर एग्जांपल्स ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी, अभी हमारे पास क्या है कि फॉर डिटरमाइनिंग, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग द सीरम लिथियम, क्या है, सीरम लिथियम का लेवल, और लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना मेनिया की। ओके, फॉर डिटरमाइनिंग द सीरम लिथियम द ब्लड स्पेसिमेन इज टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर ब्रेकफास्ट। तो सीरम लिथियम लेवल को देखने के लिए उसका जो स्पेसिमेन है वो बिफोर ब्रेकफास्ट हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक द ब्लड सैंपल आफ्टर 12 आवर्स ऑफ लास्ट डोज। और फिर जो है आप कब तक, तो ब्लड सैंपल जो है 12 आवर के बाद, लास्ट डोज जो उसने लिथियम का लिया है उसके 12 घंटे के बाद करते हैं।
और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि थेराप्यूटिक सीरम लेवल ऑफ द लिथियम इज द 0.8 या 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, चलो फिर असिटाजोलामाइड, ठीक है, द मेन कॉन्सेप्ट, ओके, क्या बोला है कि द मेन कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द NMHP, ओके यही है ना, The main components of the NMHP National Mental Health Program include treatment of mentally ill, उसके अंदर mentally ill का ट्रीटमेंट करना, रिहेबिलिटेशन करना, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ द पॉजिटिव मेंटल हेल्थ करना भी इसी का गोल था। द मैन पावर डेवलपमेंट स्कीम A and B बिकम पार्ट ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन द 2009। ओके, अभी दूसरी बात ये है इसके अंदर कि असिटाजोलामाइड, ये मत देखिएगा, मैं समझा रही हूँ कुछ, कि असिटाजोलामाइड थियोफाइलिन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट में इंक्रीज, ठीक है, कौन कौन सी ड्रग की बात की, असिटाजोलामाइड, थियोफाइलिन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट में इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन, वो रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द लिथियम को जो है वो बढ़ाती है, रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस, और उसकी इफेक्टिवनेस को जो है वो कम कर देती है। तो जब भी पेशेंट लिथियम की ड्रग ले रहा है उसको एसिटाजोलामाइड, थियोफाइलिन और सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं देते हैं, याद रखना। डायूरेटिक्स शुड बी अवॉइडेड इन क्लाइंट्स टेकिंग लिथियम, और ये सारी डायूरेटिक्स ही थी ना, एसिटाजोलामाइड और सब, तो इसलिए प्रॉपर ये भी बोला कि डायूरेटिक्स शुड बी अवॉइडेड इन क्लाइंट्स टेकिंग लिथियम, और जो क्लाइंट्स लिथियम लेता है उसमें भी डायूरेटिक्स नहीं देते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट यह क्या है कि डेंजर हाइपरटेंसिव क्राइसिस विद एक्साइटमेंट एंड हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन उसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उसको कुछ दिखाई देना, फिर भी उसको कुछ सुनाई देना, वो हेल्यूसिनेशन है। हेल्यूसिनेशन परसेप्शन के रिलेटेड डिसऑर्डर है। और देखो, डेंजरियस जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है एंड एक्साइटमेंट है एंड हेल्यूसिनेशंस है occurs when TCAS, tricyclic antidepressants, are given with SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors। जब आप जो है वो TCAS के साथ में SSRI दे देते हो तो पेशेंट को डेंजरियस हाइपरटेंसिव क्राइसिस, एक्साइटमेंट और हेल्यूसिनेशन भी होता है, तो ये कभी भी साथ में नहीं देनी है TCAS और SSRIs। एंटी डिप्रेशंस स्पेशली द SSRIs, एंटी डिप्रेशन में भी स्पेशली बात करें कि SSRIs जो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, आर इफेक्टिव इन OCD, जो खास करके ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर के अंदर, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द OCD? तो OCD क्या है? ऑब्सेशन, माइंड में बहुत ही थिंकिंग थॉट आना। फॉर एग्जाम्पल कॉमन क्या है? हैंड वॉशिंग करना बार बार, मेरे हाथ गंदे हो चुके हैं तो मुझे धोने पड़ेंगे, मुझे पता है कॉन्शियसली कि मैंने अभी धोए हैं, रोको, पर नहीं हो पाएगा। आपको थॉट आएगा और आपको उसको कंपल्सन में, मतलब कि एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। जो एक्टिविटी करते हैं वो कंपल्सन है, जो थॉट आता है वो ऑब्सेशन है, ठीक है। तो बार बार ये होता है, तब भी हम SSRI को दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट को। फोबियाज में दे सकते हैं, पैनिक एंड मैनी टाइप्स ऑफ सिवियर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में भी हम एंटी डिप्रेशन स्पेशली SSRI दे सकते हैं, ठीक है। फोबिया स्पेसिफिक चीज़ों से भी लगता है ना, जैसे कि हम बोले कि सोशल फोबिया, मैरिज से डर लगना, गैमोफोबिया, है ना, ओके। एक्रोफोबिया, हाइट से डर लगना, ओके। इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक स्टर्टालिन एट द सेम टाइम ऑफ ईच डे, प्रीफरेबली इन द इवनिंग। और बोला जाता है कि स्टर्टालिन जो ड्रग है उसको जब भी आपको बोला हो उसी प्रॉपर टाइम पे लेना है, और ये जो है प्रेफरेबली इवनिंग में लेते हैं, क्योंकि उसमें विज़न में डिफ़िकल्टी आती है और नींद भी आती है, डिजीनेस फील होता है, इसलिए उसको रात में ही लेते हैं। और ये लेने के बाद बिल्कुल भी पेशेंट को ड्राइविंग वाइविंग करने देते भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स नॉन एज टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, फर्स्ट जनरेशन की जो एंटीसाइकोटिक्स थी उसको टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हम नहीं बोलते, बहुत ही टिपिकल टाइप का है, मतलब पुराने जनरेशन में ही जीता है, वो उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन के एंटीसाइकोटिक्स। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स थी वॉज डिस्कवर्ड इन द 1950। क्लोरप्रामाज़ाइन टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, वॉज डिस्कवर्ड इन 1950।
बराबर, एंड वॉज द फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग, और ये फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग थी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्लोरप्रोमाजाइन, रिमेंबर फॉर दैट, क्लोरप्रोमाजाइन टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स वॉज डिस्कवर्ड इन 1950 और इन एंड वॉज द फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग। ठीक है, फिर क्या बोला है कि सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स नॉन एज अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, ओके, वो हमारी क्या है, मॉडर्न है। तो सेकेंड जनरेशन कैसा है, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, फर्स्ट जनरेशन टिपिकल था, और उसका फर्स्ट ड्रग था कौन सा, क्लोरप्रोमाजाइन, ओके। तो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स इन विच क्लोजापाइन वॉज डिस्कवर्ड इन द 1950 एंड इंट्रोड्यूस्ड क्लिनिकली इन 1970। और सेकेंड जनरेशन की अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो क्लोजापाइन है वो 1950 में डिस्कवर्ड तो हो गई थी, पर क्लिनिकली इंट्रोड्यूस्ड हुई 1970 के अंदर। एंटीकोलिनर्जिक्स फॉर एग्जांपल बेंजट्रोपिन आर यूज्ड टू ट्रीट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ईपीएस। ईपीएस को ट्रीट करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक्स बेंजट्रोपिन दवाई देते हैं। द मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोजापाइन इज अग्रेन्युलोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी को जो है ये बढ़ा देता है, और इसी के लिए जब हम क्लोजापाइन देते हैं ना तो खास करके डब्ल्यूबीसी के लेवल को चेक करते हैं। सो पीरियोडिकली कंप्लीट ब्लड काउंट इज सजेस्टेड, और इसके अंदर ये भी बोलते हैं कि सीबीसी भी आप कंप्लीट काउंट जो है वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्लोजापाइन जब देते हैं तो कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे, याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है इसके लिए, ओके। ईपीएस को ट्रीट करने के लिए देते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स बेंजट्रोपिन। मेजर साइड इफेक्ट्स होती है क्लोजापाइन की अग्रेनुलोसाइटोसिस, पीरियोडिकली इसी के लिए इसमें सीबीसी चेक करते हैं। फिर है ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इज मोस्ट कॉमन विथ फ्लूफेनाजाइन। ठीक है, जो ईपीएस है वो मोस्ट कॉमनली कौन सी ड्रग की वजह से, तो फ्लूफेनाजाइन एंड हेलोपेरिडोल की वजह से देखने को मिलता है। और अगर हमने फ्लूफेनाजाइन और हेलोपेरिडोल दिया, ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिला, हम उसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स बेंजट्रोपिन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इज मोस्ट कॉमन विथ क्लोरप्रोमाजाइन, थायोरिडाजाइन एंड क्लोजापाइन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जो है मतलब कि जब आप खड़े हो और वो सब है तो आपका बीपी अचानक से फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगा, पर जैसे ही आप सोते हो आपका बीपी नॉर्मल होता है। दैट इज़ पोजीशन के साथ जो चेंजेस बीपी में देखने को मिलता है वो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, और वो हमको देखने को मिलता है क्लोरप्रोमाजाइन, थायोरिडाजाइन एंड क्लोजापाइन ड्रग के अंदर। वही क्लोजापाइन ड्रग की जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स दिखाती है अग्रेनुलोसाइटोसिस की, और उसमें जो है हम सीबीसी को चेक करते हैं। क्लियर है, ओके। अभी है नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, स्लीप साइकिल का स्टेजेस की बात हुई है कि जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप हैज़ 4 स्टेजेस, बराबर। नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स के कितने, 4 स्टेजेस होते हैं, और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इज एसोसिएटेड विथ स्लीप पैरालिसिस एंड नाइट मेयर्स। ठीक है, नाइट में जो बच्चा चमक जाता है ना, अचानक से झपकी मार लेता है ना, तो वो जो है वो रैपिड आई मूवमेंट के स्टेजेस में देखने को मिलता है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप हैज़ दी 4 स्टेजेस, ओके। स्टेज 1 में थीटा वेव्स दिखती है, हाइपोगोगिक स्टेज बोलते हैं, गोइंग स्लीप गोइंग स्टेज 2 में थीटा वेव स्लीप स्पाइंडर्स देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन आता भी है कि कौन से स्टेज ऑफ स्लीप में स्लीप स्पाइंडल दिखता है, तो वो है आपका स्टेज 2 थीटा वेव्स के अंदर। स्टेज 3 में डेल्टा वेव दिखती है, स्टेज 4 में भी डेल्टा वेव दिखती है, और उसी में बच्चा बेड वेटिंग कर देता है, नाइट टेरर्स आते हैं उसको, स्लीप वॉक टॉक भी उसी में करता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट एनआरईएम स्लीप, जिसको ऑर्थोडॉक्स स्लीप या सिंक्रोनाइज्ड और एस स्लीप भी बोलते हैं, उसके अंदर 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 एंड 2 थीटा वेव्स ही है, पर स्टेज 1 थीटा वेव्स के अंदर हाइपोगोगिक स्टेज मतलब कि स्लीप गोइंग फेज, और स्टेज 2 भी थीटा वेव्स है जिसमें स्लीप स्पाइंडल्स दिखते हैं। स्टेज 3 और 4 में डेल्टा वेव्स दिखते हैं, उसमें स्टेज 3 में सिर्फ डेल्टा वेव है, पर स्टेज 4 में डेल्टा वेव के साथ उसमें बच्चा बेड वेटिंग, नाइट टेरर, स्लीप टॉक वॉक सब इसी के अंदर होता है। ठीक है, ये कैसी थी, ऑर्थोडॉक्स स्लीप थी। जबकि अगर रैपिड आई मूवमेंट की बात करें तो वो पैराडॉक्सिकल स्लीप है, डिसिंक्रोनाइज्ड है। जबकि स्टेज 1 वाली नॉन रैपिड आई मूवमेंट सिंक्रोनाइज्ड थी, स्टेज 2 डिसिंक्रोनाइज्ड है। स्टेज 1 वाली सिंक्रोनाइज थी इसलिए उसको एस्लीप बोलते थे, और यहाँ पे डिसिंक्रोनाइज है इसलिए उसको डी
स्लीप बोलते हैं। आफ्टर 90 मिनट्स ऑफ द स्लीप ऑनसेट फर्स्ट रैपिड आई मूवमेंट एपिसोड आता है और इसमें ईईजी में अगर आप देखोगे तो मिमिक बीटा वेव्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बीटा वेव्स कहाँ देखने को मिलेंगे? रैपिड आई मूवमेंट में देखने को मिलते हैं, एसोसिएटेड विद द ड्रीमिंग। ओके, ये हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, पर यहाँ पे और देखो क्या बोला है कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इज एसोसिएटेड विद स्लीप पैरालिसिस एंड नाइट मेयर्स। ओके, नाइट टेरर्स बोले तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट का स्टेज 4 डेल्टा वेव, और अगर रैपिड आई मूवमेंट में नाइट मेयर्स आता है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप नॉर्मली साइकिल जो है एवरी 90 मिनट्स ड्यूरिंग अ नाइट होती है ऑफ स्लीप एंड में लास्ट 20 to 25 मिनट्स। ठीक है, मोस्ट विविड ड्रीमिंग्स अकर ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। हमको जो सपने आते हैं ना भूतों के ऐसे वैसे, जो कुछ याद रहते हैं तो कुछ हम भूल जाते हैं, वो विविड ड्रीम्स, रियल ड्रीम्स, विविड मतलब रियल ड्रीम्स भी, कि 5 बजे देखा हुआ सपना सही होता है वो वाला, वो भी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर ही देखने को मिलता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कैन बी कोज्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड रीनल डिजीज। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम किसकी वजह से? तो B12 की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है, और रीनल डिजीज भी देखने को की वजह से भी मिल सकता है। रोपिनिरोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रोपिनिरोल जो है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसको एक्बॉम सिंड्रोम बोलते हैं ना, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। एक्सेसिवली डे टाइम स्लीपीनेस इज नॉन एज नार्कोलेप्सी। बराबर पूरे दिन, उसको दिन में जो है नींद आना, उसको नार्कोलेप्सी और कैटाप्लेक्सी बोलते हैं। कैटाप्लेक्सी इज इक्वल टू नार्कोलेप्सी। क्या होता है कि अभी आप मेरा लेक्चर्स देख रहे हो और आप जो है मस्त सोते सोते लेक्चर्स को देख रहे हो, या फिर कोई टेबल पे बैठ के, स्टडी टेबल पे बैठ के अच्छे से लेक्चर को देख रहे हो, अचानक से आपका हाथ जो है वो चिन लेवल पे गया और आपने अपने फेस को जो है अच्छे से स्टैंड दे दिया। ठीक है, धीरे धीरे आपको नींद आना चालू हुआ, वो पार्शियली जो है नार्कोलेप्सी है, और फिर आप कंप्लीटली वहीं के वहीं सो जाते हो, तो वो आपको हो गया नार्कोलेप्सी, कैटाप्लेक्सी। ठीक है, दूसरा इसमें देखने को मिलता है कैटालेप्सी। क्या? कैटालेप्सी। कैटालेप्सी इज ऑल्सो नॉन एज दी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। उसके अंदर क्या होता है कि मान लो कि मैं आपकी एग्जामिनर हूँ, आपकी एग्जाम में आई और मैंने जो है आपका एक हाथ ऊपर करके आपको खड़ा कर दिया, तो आप वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में रहोगे, आप वैसे के वैसे ही रहोगे, बिल्कुल पोजीशन चेंज नहीं करोगे, भले ही फिर कैसी भी मुसीबत आ जाए, आपके पीछे कुत्ता ही क्यों ना पड़ जाए, आप बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करोगे। आप मूवमेंट या आप तब तक वहाँ से नहीं हिलोगे जब तक मैं खुद आके आपका हाथ नीचे नहीं करती हूँ। तो वो क्या है? वो कैटालेप्सी और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है। जबकि यह एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस, कहीं पे भी आप सो जाते हो, ठीक है, तो वो नार्कोलेप्सी और कैटाप्लेक्सी है। क्लियर है? चलो, न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन प्लेज अ की रोल इन दी साइकोपैथोलॉजी ऑफ OCD। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन जो है वो प्ले करता है रोल इन दी साइकोपैथोलॉजी ऑफ द OCD के अंदर। ऑब्सेसिव थॉट्स, मतलब कि मोस्ट कॉमन ऑब्सेसिव थॉट इज फियर ऑफ बीइंग कॉन्टामिनेटेड बाय जर्म्स और डर्ट्स। ठीक है, कोई मुझे जर्म्स या डर्ट्स आके मुझे गंदा ना कर दे, वो डर लगना, वो ऑब्सेशन है मोस्ट कॉमन। ओके, फिर कंपल्सिव बिहेवियर एक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वॉशिंग एंड क्लीनिंग। उसका मोस्टली दिन का टाइम तो वॉशिंग और क्लीनिंग में ही चला जाएगा, क्योंकि जम्स लगे डर्ट्स लगे, जम्स लगे डर्ट्स लगे, धोते जाओ धोते जाओ। ठीक है, एक्सेसिव डबल चेकिंग ऑफ द थिंग्स, 2 बार चेक करने चाहिए, मैंने स्टव का जो स्विच था वो ऑफ़ किया था कि नहीं, मैंने गीज़र का स्विच ऑफ किया था कि नहीं किया था, मैंने लॉक किया था कि नहीं किया था। सच एज लॉक्स एंड अप्लायंसेज, ऑर्डरिंग और अरेंजिंग द थिंग्स। एक बार उसने कपड़े को अच्छे से मैनेज किया, फिर से करने जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर कंपल्सिव बिहेवियर में देखने को मिल सकता है। ओके, मेडिकेशन विथ अ सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SRIS इज दी हेल्पफुल फॉर मैनी OCD पेशेंट्स, जो हमने आगे भी देखा था। SSRIS है ना, जो यूजफुल होती है ना OCD में। ओके, फिर नेक्स्ट थिंग्स देखो क्या है कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया। फोबिया के अंदर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की थेरेपी बहुत यूजफुल होती है। फिर क्लाइंट्स विद स्पेसिफिक फोबिया,
ठीक है। टिपिकली यूज अवॉइडेंस एज अ कोपिंग मैकेनिज्म टू डील विद फियर, वो चीज़ से ही दूर रहने लगेंगे, ठीक है, कि जिससे उसको, जैसे कि फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमन से डर लगना, जिसको हम वेन्यू स्ट्रे फोबिया बोलते हैं। फिर फॉरेनर से डर लगना जेनोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं कि डार्कनेस से डर लगना एक्ुलोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। क्लोस्ट्रोफोबिया मतलब कि कॉन्फाइंड क्लोज स्पेस से डर लगना। साइनोफोबिया मतलब कि डॉग से डर लगना। ये सब स्पेसिफिक फोबिया का है, और उसमें पर्सन उस चीज़ों से जिसको उसका डर लगता है उसी से खुद को दूर कर लेता है। अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस एंड एक्सहोशन इन सेम सीक्वेंस आर द 3 स्टेजेस ऑफ गैस स्ट्रेस जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। क्या होगा उसमें? आर देखने को मिलेगा। आर मतलब ARE, गैस सिंड्रोम के अंदर, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के अंदर स्ट्रेस का है ये, और उसके अंदर आर मतलब ARE, ए फॉर द अलार्मिंग फेज, ठीक है, आर फॉर द रेजिस्टेंस एंड ए फॉर द एक्सहोशन, ऐसे याद रखना, बराबर। ये ए इसीलिए लिखा है कि सीक्वेंस में होता है, ठीक है। ए फॉर द अलार्म रिएक्शन, आर फॉर द रेजिस्टेंस एंड ई फॉर द एक्सहोशन इन सेम सीक्वेंस आर द 3 स्टेजेस ऑफ जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम गैस ऑफ द स्ट्रेस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट, बराबर, लड़ो या भागो वाली स्थिति आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से देखने को मिलती है। जब अचानक से आप अच्छे से खड़े हो, किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो आप क्या करोगे? भागोगे ना जोर जोर से, बराबर, फटाफट से। तो ये फाइट एंड फ्लाइट वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से देखने को मिलता है। फिर है आपका असीटाजोलामाइड, ठीक है। क्या है यहाँ पे? असीटाजोलामाइड जो है, ठीक है, वो किस प्रकार का है? तो असीटाजोलामाइड, ओके, ये हमने आगे डिस्कस किया था, आपको याद हो तो, कि असीटाजोलामाइड थियोफाइलिन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट में इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम और रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस, इसीलिए कभी भी इसको लिथियम्स के साथ नहीं देते हैं। और डायूरेटिक्स शुड बी अवॉइडेड इन क्लाइंट्स टेकिंग लिथियम, ओके। चलो, the ability of the person to readily recover from stressful situation is called resilience। किसी भी पर्सन को जो है, और the ability of a person to readily recover, या किसी भी पर्सन की ऐसी एबिलिटी जो खुद को रेडिली रिकवर कर देता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकाल देता है, उसको, वो एबिलिटी को बोलते हैं रेजिलियंस। क्या बोलते हैं? रेजिलियंस। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। पोस्ट में उसका ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ था, या फिर उसका कोई ब्रेकअप हो गया था, बराबर, तो वो सा कुछ हुआ था, तो उसकी फ्लैशबैक मेमोरी आना, वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसमें क्या करोगे? एनकरेज द पेशेंट टू वर्बलाइज थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट द ट्रॉमा। उसको एनकरेज करना है कि रामलाल बताओ आपको क्या हुआ था, आप वर्बलाइज करो, आप बोलो कि आपको उस टाइम क्या फीलिंग हुआ था, वो ट्रॉमा से आपको अभी भी क्या याद आता है, बराबर। तो वो धीरे धीरे उसको भूल पाएगा। अगर वो मन में ही रखेगा तो वो घूटता जाएगा और वही याद करेगा। अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस इज नॉट पॉसिबल। आपको वो स्ट्रेस से उसको ये नहीं सिखाना है उसको अवॉइड कर दो, याद मत करो, नॉट पॉसिबल, बट कंट्रोल ओवर वंस रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इज पॉसिबल। बट वो स्ट्रेस पे कंट्रोल जरूर ला सकता है। वो पढ़ा ना हमने, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रेडिली रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज कॉल्ड द रेजिलियंस, है ना, ओके। फिर हाइपोनाइट्रेमिया कोजेज लिथियम टॉक्सिसिटी, ठीक है। सोडियम का कम लेवल जो है वो लिथियम की टॉक्सिसिटी शो करता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बाइपोलर मेनिया इज लिथियम कार्बोनेट। मैंने बोला था ना मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम, तो बोला है कि बाइपोलर मेनिया की भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लिथियम कार्बोनेट। एक्सपोजर टू लिथियम अर्ली इन प्रेगनेंसी, अगर आपने अर्ली प्रेगनेंसी में लिथियम लिया, इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ एब्स्टेन एनोमली, बराबर, हार्ट के अंदर करवा देती है इन दी बेबी जो है वो ये देखने को मिलता है। याद रखना, कई बार पूछा गया है कि लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है? एब्स्टेन एनोमली देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। अभी ओमेगा साइन देखने को मिलता है ना हमको, ये हमारे फोरहेड के ऊपर देखता है। जिस पर्सन को डिप्रेशन होता है ना, उसमें बार बार वो लाइका बहुत ही रफी टाइप दिखता है, और वो लाइक ओमेगा साइन दिखता है। तो ओमेगा साइन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिप्रेशन का ये फीचर है।
स्किज़ोफ्रेनिया इज द मोस्ट सीवियर ऑफ ऑल साइकेट्रिक डिसऑर्डर। सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर में सबसे सीवियर अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो स्किज़ोफ्रेनिया है। उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स आर टिपिकल हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूजन एंड रिस्पॉन्ड वेल टू एंटीसाइकोटिक्स, और एंटीसाइकोटिक्स देने से वो सही हो जाते हैं। तो पॉजिटिव कौन से है? डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन। और नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया उसमें पुअर सोशल एडजस्टमेंट, lack of motivation and withdrawal, are more disabling and respond poorly to antipsychotic, और ये जो है एंटीसाइकोटिक से अच्छे से ट्रीट भी नहीं हो पाता है। द टर्म स्किज़ोफ्रेनिया इज कॉइंड बाय यूजैन ब्लूअर। स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड जो है वो यूजैन ब्लूअर ने दिया है। इन स्किज़ोफ्रेनिया ग्रेजुअल सटल बिहेवियर चेंजेस अकर इन द प्रोड्रोमल फेजेस। ठीक है, उसका अचानक से बिहेवियरल जो चेंजेस है वो प्रोड्रोमल फेज ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। इनेबिलिटी टू मेंटेन एडिक्वेट बाउंड्रीज इज द फीचर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट। उसको उसकी बाउंड्रीज जो है पता नहीं रहती है, वो एक फीचर है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स का। इम्पेयर्ड इंसाइट इज अ कॉमन फीचर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। उसको इंसाइट मतलब उसको क्या हुआ है, क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है उसके साथ, ये सब उसको खुद का इंसाइट भी पता नहीं होता, वो भी एक कॉमन फीचर है स्किज़ोफ्रेनिया का। द अफेक्ट दैट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन पेशेंट्स विथ स्किज़ोफ्रेनिया इज द अपाथी एंड फ्लैटनेस। ठीक है, कॉमनली क्या देखने को मिलता है स्किज़ोफ्रेनिया में? तो पेशेंट में अपाथी और फ्लैटनेस देखने को मिलता है। रिस्पेरिडोन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट्स विथ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, रिस्पेरिडोन इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है जिस पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया हो, वो रिफ्यूजेज टू टेक ट्रीटमेंट और वो ट्रीटमेंट लेने से मना कर दे, उसको भी यही देते हैं। ग्रेजुअल ऑनसेट इज वन ऑफ द पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन स्किज़ोफ्रेनिया। ग्रेजुअल ऑनसेट, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आप ट्रीट नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही बोल सकते हैं कि अनट्रीटेबल रह जाएगा, वो कभी भी ट्रीट ही नहीं होगा। तो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है ये स्किज़ोफ्रेनिया का। स्किज़ोफ्रेनिया इज मोर प्रिवेलेंट इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप। स्किज़ोफ्रेनिया मोस्टली जो बहुत गरीब लोग होते हैं ना, जो पुअर्टी वाले, उनके अंदर देखने को मिलता है। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया इज द बेस्ट प्रोग्नोसिस। हैब्रिफेनिक स्किज़ोफ्रेनिया हैज़ गो द वर्स्ट प्रोग्नोसिस, जो कभी ठीक ही नहीं हो पाता। बेस्ट प्रोग्नोसिस जो ठीक हो जाए वैसा कैटाटोनिक है। और पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। और पैरानोइड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। बेस्ट प्रोग्नोसिस कैटाटोनिक, वर्स्ट प्रोग्नोसिस हैब्रिफेनिक। टाइप ही है सब स्किज़ोफ्रेनिया के। अभी क्या बोला है कि वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे। ठीक है, क्या बोला है आपको? वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया जो डे होता है इज कॉमरेटेड ऑन द 24 मई टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द डिसऑर्डर। और उसकी वजह से जो है क्या देखने को मिलता है, तो वो सबको क्या देता है? अवेयरनेस करता है इस डे पे। जिस चीज़ का डे होगा उस चीज़ में उसी डे का वो सब होता है ना। तो इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द डिसऑर्डर एंड एजुकेट द पीपल अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पेशेंट। लोगों को बताना है कि जो पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया से सस्पेक्टेड होता है वो कैसी कैसी प्रॉब्लम से खुद को कैसी कैसी चैलेंजेस से फेस्ड करता है, गुजरता है। ठीक है, तो 24 में याद रखना वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे। फिर है वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 31 मई, क्योंकि डेज पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए तो 24 में जो क्या था आपका स्किज़ोफ्रेनिया डे, वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 में। एड्स डे पूछे तो यस 1 दिसंबर, ऐसे सब डे आपको आने चाहिए। ओके, अभी क्या है देखो, अब्यूज़ करना। तो अब्यूज़ कैसी कैसी चीज़ों से वो करता है खुद को? अल्कोहल अब्यूज़ कर सकता है ना, ऐसा सब देखने को मिलता है। तो देखो अब्यूज़ जो है वो मैलएडेप्टिव पैटर्न्स ऑफ सब्सटेंस यूज़ है दैट इम्पेयर्स हेल्थ इन अ ब्रॉड सेंस, कि जो लेने से आपका जो इम्पेयर कर देगा आपकी हेल्थ को, बिगाड़ देगा। डिपेंडेंस क्या है? मतलब आप उसको नहीं लोगे ना तो नहीं चलेगा, वो डिपेंडेंस है। इट रेफर्स टू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फिनोमेना इंड्यूस्ड बाय द रिपीटेड टेकिंग ऑफ अ सब्सटेंस। आपको बार बार उसको लेना पड़ेगा क्योंकि अभी उसका डोज ख़त्म हो चुका है, वो आपको कुछ मिनटों कुछ घंटों तक ही इफ़ेक्ट दिखाता है। पहले जैसे पर्सन एक ग्लास अल्कोहल पीता था, अभी दूसरा जब उसका जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो डिपेंडेंस होता गया और उसको क्या करना पड़ता है, अभी 2 ग्लास अल्कोहल लेना पड़ता है, वो डिपेंडेंस है। वरना उसको कोई लगेगा ही नहीं कि उसने कुछ पिया है ना। टॉलरेंस, इट इज़ अ स्टेट इन विच आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, जब उसने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन किया कुछ चीज़ का, तो ड्रग प्रोड्यूसेस डिक्रीज्ड इफेक्ट,
तो वही कि उसको डिक्रीज इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इंक्रीज इज डोज, उसको डोज बढ़ाना पड़ेगा, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। जो उसको पहली बार इफेक्ट आई थी ना थोड़ा सा लेने से, वो अभी उसको ज़्यादा अल्कोहल लेने से इफेक्ट वो आएगी, इसलिए उसको वो बढ़ाना पड़ेगा। विड्रॉल स्टेट, a group of sign and symptoms recurring when a drug is reduced in amount or withdrawn। अगर आपने ये जो टॉलरेंस वाला था उसमें बढ़ाया तो इफेक्ट आई, मज़ा आया आपको, पर अगर आपने वही चीज़ कम कर दी तो आपको जो है उसको विड्रॉल बोलते हैं, ठीक है। उसको कम कर दिया, उसके डोज को रिड्यूस्ड कर दिया और विड्रॉन कर दिया, अचानक से लेना बंद ही कर दिया, तो विच लास्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम, ठीक है, उसमें बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्री सेनाइल डिमेंशिया अकर्स इन यंगर पर्सन, मतलब कि जिसकी एज लेस देन 65 ईयर्स होती है उसके अंदर, क्योंकि सेनाइल वर्ड्स इज रिलेटेड टू एज है ना, कोजिस होता है इसके अंदर। अल्जाइमर्स डिजीज, पिक्स डिजीज एंड पार्किंसंस डिजीज, और सेनाइल डिमेंशिया जो अकर होता है आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें डीजेनरेटिव ब्रेन चेंजेस देखने को मिलता है। In dementia, symptoms seen to worsen in the late afternoon। डिमेंशिया भूलने की जो बीमारी है ना उसके सिम्टम्स लेट आफ्टरनून में वर्जन हो जाते हैं, खराब होते हैं। एंड इवनिंग फिनोमेनन टर्म्ड सन डाउनिंग, और अगर सुबह में तो आप बहुत ही एनर्जेटिक थे, सब कुछ याद रहता था, पर जैसे जैसे दिन ढलता गया, मतलब जैसे जैसे सूरज ढलता गया, वैसे वैसे आपको जो है वो भूलने की बीमारी चालू हुई, और उसको बोलते हैं कि सूरज ढलने के साथ आप भी ढल रहे हो, सन डाउनिंग फिनोमेनन देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर अ क्लाइंट विथ डिमेंशिया, जो क्लाइंट है डिमेंशिया वाला, अ कॉम्प्लेक्स टास्क विल बी ईजियर, वो कॉम्प्लेक्स टास्क को ईजियर करेगा इफ़ इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सीरीज, अगर वो उसी कॉम्प्लेक्स टास्क को तोड़ देता है कुछ सीरीज के अंदर, कि पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, तो वो कॉम्प्लेक्स टास्क को भी ईजिली कर लेता है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MMSE इज़ यूज टू असेस कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव मतलब कि थॉट थिंकिंग के रिलेटेड अगर कोई इम्पेयरमेंट है तो आप MMSE से असेस कर सकते हो। मिनिमाइज द सेंसरी स्टिम्युलेशन, द रूम शुड बी फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको सेंसरी स्टिम्युलेशन को जो है मिनिमाइज करना है तो आपको रूम जो है वो फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन रखना है, क्वाइट रखना है, एंड अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ एनी एक्टिविटी वाला रखना है, मतलब एकदम काम एंड कीप रूम क्वाइट रूम रखना है। स्पीक डायरेक्टली टू द क्लाइंट इन अ लो फ्रिक्वेंसी रेंज एंड एन्यूशिएट क्लियरली। बराबर पर्सन अगर नहीं सुन पाता है तो आपको उसके सामने जोर जोर से चिल्ला के नहीं बोलना है, आपको सामने जाके और लो फ्रिक्वेंसी में ही आपको उससे बात करना है, कि वो भी उसको पता चलेगा आपकी लिप लैंग्वेज से। कन्फ्यूज़न एंड डिसओरिएंटेशन में इंक्रीज एट नाइट। कन्फ्यूज़न और डिसओरिएंटेशन जो है मोस्टली नाइट के टाइम देखने को मिलता है। इफ़ द क्लाइंट इज़ वर्बली अपसेट, अगर क्लाइंट वर्बली अपसेट है मतलब वो कुछ बोलना नहीं चाहता है, लिसन ब्रीफली, गिव सपोर्ट, देन चेंज द टॉपिक। उसको ब्रीफली सुनना है, उसको सपोर्ट देना है, और वो टॉपिक जिससे वो वर्बली अपसेट हो रहा है आपको उसको ही चेंज कर देना है। प्रोवाइड सिंपल ग्रुप एक्टिविटीज़, ठीक है, और उसको जो है वो सिंपल ग्रुप एक्टिविटीज़ करने को देना है। फिर हम बोल सकते हैं कि एनकरेज द क्लाइंट फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़ दैट आर फैमिलियर एंड सिंपल टू परफॉर्म। और ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी उसको ऐसी एक्टिविटी करवानी है जो फैमिलियर हो, मतलब कि उसकी फैमिली वाली नहीं, वो चीज़ों से वो फैमिलियर हो, वो एक्टिविटीज़ ऐसी हो जो खेल हो या कुछ भी उससे वो फैमिलियर हो, वैसा करवाना है। और सिंपल टू परफॉर्म हो, जो करने में उसको जरा से बस सोचना ना पड़े, ठीक है, दिमाग का यूज़ ना करना पड़े, वो करवाना होता है। कन्फ्यूज़न और डिसओरिएंटेशन वाले पेशेंट की यहाँ पे बात हो रही थी, है ना, इसी के लिए। असिस्ट द क्लाइंट, ठीक है, दूसरा क्या है कि असिस्ट द क्लाइंट एज नीडेड टू मेंटेन द डेली फंक्शन, उसको उसके डेली फंक्शन करने में भी असिस्ट करना है। एंड एडिक्वेट पर्सनल हाइजीन। कॉम्प्लेक्स टास्क विल बी ईजियर फॉर द क्लाइंट इफ इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सीरीज। और सन डाउनिंग क्या है, तो नॉक्चुरनल एपिसोड्स ऑफ कन्फ्यूज़न, जैसे जैसे रात होगी वो उसको कन्फ्यूज़न विथ एजिटेशन एंड रेस्टलेसनेस दिखेगा, ठीक है, जैसे सन गया वैसे ही उसको ये सब क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं सन डाउनिंग। Confabulation is a symptom of various memory disorders in which made up stories fill in any gaps in the memory।
जिसमें वो स्टोरी बनाएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स में कोई भी मेमोरी गैप को, मेमोरी में जो मेमोरी की फिल इन द ब्लैंक्स होती है उसमें वो गैपिंग में कोई भी मेमोरी को डाल सकता है और स्टोरी बना सकता है, वो कॉन्फाबुलेशन है। और हमारे एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। फिल इन द गैप ऑफ द मेमोरी इज नोन एज द कॉन्फाबुलेशन। अनफेमिलियरिटी ऑफ फैमिलियर थिंग इज सीन इन जमाइस वो, ठीक है। अनफेमिलियरिटी ऑफ फैमिलियर थिंग्स, ठीक है। जमाई को हमेशा कितना भी आप रखो फिर भी उसको कैसा लगेगा, अब उसको जितना भी फैमिलियर एनवायरनमेंट लो फिर भी उसको यही लगेगा कि सब मेरे लिए अनफेमिलियर ही है। तो ये जमाइज वो है, अनफेमिलियरिटी ऑफ फैमिलियर थिंग्स। फैमिलियर थिंग्स भी उसको अनफेमिलियर ही लगती है, तो वो जमाइज वो है, ठीक है। पर अगर हम ऐसा बोले कि डेजावू में क्या होता है, फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन, उसने कभी फील नहीं किया है। डेजावू जो लड़के लोग करते हैं ना, लड़की को देखते ही ओके मैंने आपको कहीं देखा हो वैसा लगता है, ठीक है। तो वो कैसी चीज़ है, सच में अनफेमिलियर है फिर भी उसको फैमिलियर लग रही है, ठीक है। जमाइस वो में फैमिलियर था फिर भी उसको अनफेमिलियर लगता था, और डेजावू में वो अनफेमिलियर ही है, उसको जानता भी नहीं है फिर भी बोल रहा है कि मैंने आपको कहीं पहले देखा हुआ लग रहा है ना। तो वो डेजावू है, ठीक है। रेसेंट मेमोरी लॉस हो जाना इज फीचर ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। सेपरेशन ऑफ थॉट और मेमोरी from its associated feelings or emotion is known as isolation. Separation of the thought, separation of the memory from its associated feelings और emotion जिसको हम बोलते हैं isolation. एमनेसिया मतलब कि लॉस ऑफ मेमोरी, और उसमें भी दो टाइप्स आते हैं, रिट्रोग्रेड एमनेसिया एंड एंटेरोग्रेड एमनेसिया। रिट्रोग्रेड एमनेसिया मतलब कि आर फॉर दी रिट्रोग्रेड, आर फॉर दी ऋषि कपूर। ऋषि कपूर वाली एक पुरानी मूवी है कि जिसके अंदर क्या होता है, ऋषि कपूर को जो है वो सिर में चोट लगती है, तो उसका जो पहले उसका पास्ट क्या था, उसका नाम क्या है, ये सब कुछ वो कहाँ से आया है सब भूल जाता है, पर उसके बाद में जो इवेंट्स होती है वो सब उसको याद रहती है, तो वो रिट्रोग्रेड है। पर एंटेरोग्रेड जो है, ए फॉर एंटेरोग्रेड एंड ए फॉर आमिर खान गजनी वाली मूवी, के जिसमें आमिर खान को क्या होता था कि वो प्रेजेंट का फ्यूचर का कुछ भी याद नहीं रख पाता, और इसके लिए वो अपने पास डायरी रखता है, फ़ोटोज़ रखता है, किससे मिलना है, क्या नंबर है, क्या कहाँ जाना है, वो सब कुछ वो लिख के रखता है। ओके। एग्नोशिया मतलब अनेबल टू रिकॉग्नाइज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, और एप्रेक्सिया मतलब कि नो रिकॉग्नाइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फंक्शन, उसने मूवमेंट कैसे किया था वो याद नहीं रहेगा, वो अप्रेक्सिया। अफेजिया में अनेबल टू स्पीक, बोल नहीं पाएगा तो अफेसिया, फोनिक्स बोलते हैं ना वो। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेल्यूसिनेशन इन स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट। हेल्यूसिनेशन कैसी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल कोई भी रीज़न नहीं है फिर भी उसको सुनाई देगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मेरी फ़ोन की रिंग बज रही है, कुछ नहीं बज रहा है फिर भी लगना, वो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन अकर्स ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डैमेज टू ऑल्फैक्टरी सिम्टम्स। इट कैन ऑल्सो बी कोज्ड बाय एपिलेप्सी, क्योंकि एपिलेप्सी जब आती है होती है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, ठीक है। कन्वर्जन एपिलेप्सी सीजर, उसके अंदर ये आने के पहले पेशेंट के अंदर जो है वो ओरा आता है, क्या आता है, ओरा। ओरा जो है वो क्या है, बहुत ही गंदी बदबू आएगी उसको, ये दिखाता है कि अभी पेशेंट को इसके बाद क्या आने वाला है, एपिलेप्सी। जैसे वॉमिटिंग में पहले नोजिया होता है ना, सेंसेशन ऑफ द वॉमिटिंग हुई नहीं है तो वो नोजिया है, वैसे ही यहाँ पे जो है वो बहुत ही गंदी बदबू वाली स्मेल फील होती है, वो ऑल्फैक्टरी ओरा सेंसेशन है, और वो सीजर आने के पहले होता है, इसीलिए बोला है यहाँ पे कि एपिलेप्सी में भी देखने को मिलती है। विजुअल हेल्यूसिनेशन इज कॉमन इन एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन स्टेम कंडीशन, भूत दिखना। टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ सब्सटेंस यूज सच एज कोकेन और एम्फेटामाइन, जिसके अंदर क्या होता है कि मेरी स्किन पे कुछ चल रहा है, कुछ नहीं है फिर भी लगना, तो वो टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन है। क्राउलिंग करना, कोई इंसेक्ट हमारी बॉडी पे ऐसा लगना कि जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं कोकेन और एम्फेटामाइंस उसके अंदर ये फील होता है, ठीक है। तो आपने कितने देखे, देखो हेल्यूसिनेशन। पहला था ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन जो मोस्ट कॉमन है, स्किज़ोफ्रेनिक्स के अंदर ऑल्फैक्टरी जो एपिलेप्सी में देखने को मिलता है, और न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ ऑल्फैक्टरी सिस्टम तो भी देखने को मिलता है। विजुअल हेल्यूसिनेशन एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन स्टेम कंडीशंस में। टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन जो लोग सब्सटेंस यूज़ उसमें भी स्पेशली कोकेन और एम्फेटामाइंस का यूज़ करते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। सर्कमस्टेंशियलिटी इज अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट in which thinking proceeds slowly with many unnecessary trivial
डिटेल्स बट फाइनली द पॉइंट इज रीच्ड। ठीक है, सर्कमस्टेंशियलिटी में अगर हमने पेशेंट को पूछा रामलाल आप कहाँ रहते हो, तो रामलाल क्या करेगा, धीरे धीरे जो है बोलना, थिंकिंग प्रोसेस उसकी एकदम धीरे, तो बोलेगा मैं ना स्कूल में पढ़ता था, मुझे ना खाने में ढोकले पसंद है, मेरी मम्मी ना खेतों में काम करने जाती थी, मैं ना स्कूल में गिर गया था, बराबर। ऐसी बहुत सारी बातें बनाएगा। फिर बोलेगा कि मैं ना यहाँ पे वो गांव है ना, बराबर, वहाँ पे रहता हूँ। ठीक है, तो वो फाइनली उसके रिजल्ट पे पहुँचेगा, वो सर्कमस्टेंशियलिटी है। बट अगर इसको टेंजेंशियलिटी होती तो वो कभी भी अपना आंसर ही नहीं दे पाता, सिर्फ बातें ही करता, वो भी बिना कोई काम की। ठीक है, तो वो है परसेक्यूटरी डेल्यूजन एंड और सस्पिशियसनेस। परसिक्यूटरी डेल्यूजन्स के अंदर पेशेंट को सस्पिशियसनेस, शंकास्पद बिहेवियर होता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो मुझे मारना चाहता है। ठीक है, वो तो पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर परसिक्यूटरी डेल्यूजन देखने को मिलता है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोज इज कॉमन इन मेनिया। मेनिया के अंदर पेशेंट हाइपर एक्टिविटी करता है, ठीक है, यहाँ से वहाँ, और वो बोलता है कि मेरा जन्म यहाँ पे पृथ्वी पे इसलिए हुआ है क्योंकि मैं सबका भला कर पाऊँ, इसलिए मेरे पास सोने का, खाने का, पीने का कोई भी टाइम नहीं है, और इसलिए हम इस पेशेंट को बोलते हैं, खुद को महानता देता है। तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोज मेनिया के अंदर, और इसको हमको फिंगर फूड देना पड़ता है। इसको जो एक्टिविटी टास्क देते हैं वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर, जैसे कि पत्थर तोड़ने वाली और वैसे सब एक्टिविटी करवाएंगे जिसके कारण वो थकेगा और वो सो जाए। ठीक है, ये भी करते हैं। The traditional division between neurosis and psychosis that was evident in ICD-9 deliberately left without any attempt to define this concept has not been used in ICD-10. ICD-11 has been adopted by the 72nd World Health Assembly in May 2019 and come into effect on 1st January 2022. इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ICD जो है वो पब्लिश्ड करता है WHO। याद रखना, ये पूछते हैं बहुत बार। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO का डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 7 अप्रैल 1948 में। WHO जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का डायरेक्टर कौन है, टेड्रोस एडेनम गैब्रेयेसस। चलो गुड। Diagnostic and Statistical Manual DSM Classification of Mental Disorder is published by American Psychiatric Association। तो याद रखना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज WHO पब्लिश्ड करता है, जबकि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है वो पब्लिश्ड करता है। द गोल ऑफ मिलियो थेरापी, थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की ये थेरापी है। ठीक है, कि द गोल ऑफ, उसमें पेशेंट जैसे बोलता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग पूरा जो है तैयार किया जाता है एनवायरनमेंट, कि जिसमें पेशेंट इजीली रिकवरी करे, उसके लिए भी होता है ये मिलियो थेरापी। द गोल ऑफ मिलियो थेरापी इज़ टू मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, सो दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइंट्स हॉस्पिटल एक्सपीरियंस आर कंसिडर्ड थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मिलियो थेरापी इंक्लूड कंटेनमेंट, वैलिडेशन, स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन एंड ओपन कम्युनिकेशन होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी CBT इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर बुलिमिया नर्वोजा एंड फॉर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ओके, क्या है ये बुलिमिया नर्वोजा, ये सब ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोजा, बुलिमिया नर्वोजा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। क्या होता है एनोरेक्सिया नर्वोजा से हम देखें तो ये सारी जो कंडीशन है वो एडोलेसेंस गर्ल्स के अंदर देखने को मिलती है। एनोरेक्सिया नर्वोजा में गर्ल्स जो है वो 0 फिगर वाली है, फिर भी अभी उसको यूँ लग रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ, और वो जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेगी, खाना नहीं खाएगी और पतला होने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से उसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का डेफिशिएंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ सकता है, और वो बहुत ही चूज़ी होगी। जैसे कि उसको पता चल गया कि एप्पल से वेट लॉस होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स ही खाएगी और कुछ भी नहीं खाएगी। तो इसकी वजह से उसको और सब चीज़ों से जो प्रोटीन, जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और ये कंडीशन भी उसमें देखने को मिलती है। ओके, अभी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या है,
ठीक है। तो बिंज ईटिंग में कुछ नहीं होता है, पर्सन बहुत ज़्यादा खाता रहता है सिर्फ बस। पर बुलिमिया नर्वोसा जो है उसके अंदर क्या होता है कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा खा लेगा, फिर उसको याद आएगा कि अब मैं मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी, और इसके लिए वो लैक्सेटिव्स का यूज़ करता है, वॉमिटिंग वाली ड्रग का यूज़ करके जो है वो क्या करता है, तो वॉमिटिंग्स करके वो सारा खाना बाहर निकाल देता है, वो बुलिमिया नर्वोसा है। ठीक है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। CBT जो है इज़ फाउंड टू बी इफेक्टिव इन दी treatment of PTSD, post traumatic stress disorder also. Release of feelings that takes place by talking about an emotionally charged area is known as abreaction. Release of feelings that take place by talking about an emotionally, feelings को release करना जिसमें हम emotionally बोलते हैं charged area पे, जिसको बोलते हैं abreaction. Systematic desensitization is developed by Joseph Wolpe. सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है, जो हम फोबिया में यूज़ करते थे ना, वो किसने दिया है, जोसेफ वॉल्प ने। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज़ यूजफुल फॉर पब्लिक एंजाइटी डिसऑर्डर, OCD एंड सर्टेन सेक्सुअल डिसऑर्डर। फ्लडिंग और इम्प्लोजन इज़ यूजफुल थेरेपी फॉर फोबिया। ठीक है, और फोबिया के लिए दूसरी कौन सी थेरेपी के जैसे फ्लडिंग जो है, इम्प्लोजन जो है, वो भी एक थेरेपी ही है फोबिया के लिए की। ठीक है, फिर एक्सपोजर एंड रिएक्शन। ओके, और दूसरा क्या है कि सेपिंग इज सूटेबल फॉर स्पीच थेरेपी इन ऑटिस्टिक चाइल्ड। ऑटिस्टिक चाइल्ड के अंदर सेपिंग करना सूटेबल फॉर स्पीच बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंशन टेक्निक इज़ यूजफुल इन टेम्पर टेंट्रम। जो बच्चों को बहुत गुस्सा आता है ना, उसके अंदर हम एक्सटिंक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स, ERP प्रिवेंशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर OCD। ठीक है, ERP उसको एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करवाने का, जो CBT है वो OCD के अंदर हेल्पफुल होता है। फिर क्या है कि ब्रीफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, CBT फोकस इज ऑन सॉल्विंग करंट प्रॉब्लम, जिसका यूज़ करके हम करंट प्रॉब्लम को दूर कर पाते हैं। इट फोकस इज ऑन हियर एंड नाउ अप्रोच, और ये किस पे फोकस करती है, अभी का देखो, अभी का सोच के अभी के टेंशन को मिटाओ, तो हियर एंड नाउ अप्रोच होता है। एवर्जन थेरेपी इज यूजफुल फॉर अल्कोहलिज्म, इम्पल्सिव बिहेवियर एंड पैराफिलियास। Exposure and response prevention, ERP is the most important type of the cognitive behavior CBT for the OCD. ओके, ये तो हमने देखा ना। ओके, बायोकेमिकल जो है यहाँ पे दिखाया आपको कि बायोकेमिकल इटियोलॉजी है किसकी, अल्जाइमर्स डिजीज़ की, रिलेट्स टू एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, बायोकेमिकल इटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़ में क्या होएगा, एसिटाइल कोलाइन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, लो एंड फॉलिंग लेवल होता है डोपामाइन का। डिप्रेशन के अंदर जो है वो सीरोटोनिन मतलब कि 5-HT 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो डिप्रेशन होता है। और स्किज़ोफ्रेनिया और मेनिया के अंदर जो है डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोसेस रिकॉर्डिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्जेशन बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट इन साइकेट्रिक सेटअप। साइकेट्रिक सेटअप में नर्स एंड पेशेंट ने क्या बातें की, नर्स ने कैसे पेशेंट का इंटरव्यू लिया, पेशेंट ने क्या आंसर दिया, उसको बोलते हैं प्रोसेस रिकॉर्डिंग, जिसमें रिकॉर्ड होता है कन्वर्जेशन, नर्स और पेशेंट क्या बातें करते हैं। द बेस्ट अप्रोच इन हेल्पिंग अ सिवियरली विड्रॉन पेशेंट इज टू प्रोवाइड अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। जो विड्रॉन है, जो किसी से भी बात करना नहीं चाहता है, सोशली किसी में भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है, उस पेशेंट को जो है हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। गिविंग एडवाइस टू द पेशेंट इज़ वन ऑफ द बैरियर्स ऑफ थेरापेटिक नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन। कभी भी पेशेंट को एडवाइस नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, अगर आपने दी तो वो बैरियर्स है, उसको अवरोध करता है नर्स पेशेंट की रिलेशनशिप को, कम्युनिकेशन को। ओपन एंडेड कम्युनिकेशन आर यूज ड्यूरिंग साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन। अब जब साइकेट्रिक की हिस्ट्री कलेक्शन करते हो, आप ओपन एंडेड कम्युनिकेशंस के ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे, रामलाल आपको क्या खाना पसंद है, तो रामलाल सब कुछ बताएगा, मुझे सुबह ये खाना पसंद है, दोपहर में ये, कभी कभी मैं बाहर जाऊँ तो मैं ये खाता हूँ, ये सब बोलेगा।
ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें पेशेंट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे और हमारा क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन के अंदर हो, और जब पेशेंट हमको आंसर दे रहा हो, हमको किन लिसनर, ठीक है, सुनना है। हमें ना उस वक्त कुछ स्क्रोलिंग करनी है रील्स को या कुछ और, उसकी आंखों में आंखें डाल के सुनना है और बीच बीच में आपको बोलता रहना है ओके हाँ। नॉडिंग हेड भी आपको दिखाना है, मतलब वो बताएगा क्लाइंट्स को कि आप उसकी बात को सुनने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हो। फिर पेवलोस एक्सपेरिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। पेवलोस का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसका एग्जाम्पल है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग का। कॉग्निटिव मॉडल सजेस्ट दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रिजल्ट फ्रॉम एक्वायरिंग डिसफंक्शनल वेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग। साइको एनालिटिक थेरेपी वो किसने दिया है, सिगमंड फ्रॉइड ने। फिर उसने जो है वो ईड, ईगो एंड सुपर ईगो भी दिया, जिसमें ईड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल है, जो छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। छोटा बच्चा ये नहीं देखेगा कि उसके पापा के पास पैसे है या नहीं, उसने अपने फ्रेंड के पास डोरेमोन वाली बैग देखी तो उसको चाहिए तो चाहिए, फिर आपको उसको डोरेमोन नहीं मिलता है तो आप यूनिकॉर्न मिला दो, पर उसको चाहिए तो चाहिए बस। वो अपने आप को सिर्फ संतोष करवाने की कोशिश करेगा, प्लेजर प्रिंसिपल है। फिर ईगो वाला पर्सन रियलिटी में जिएगा, जबकि सुपर ईगो वाले पर्सन जो हमारे दादाजी होते हैं वो परफेक्शन प्रिंसिपल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो प्लेजर, रियलिटी एंड परफेक्शन याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट सिचुएशंस जो है कि द टर्म साइकेट्रिक वॉज कोइंड बाय क्रिश्चियन रेल, ठीक है। साइकेट्रिक की जो टर्म है वो किसने दी है, तो जोहान क्रिश्चियन रेल ने दी है। लिंडा रिचार्ड्स जो थी वो कंसिडर एज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। सिगमंड फ्रॉइड इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, ठीक है। और मॉडर्न साइकेट्रिक का अमेरिकन के पूछे तो अमेरिकन साइकेट्रिक के पिता कौन है, तो वो है बेंजामिन रूस। और अगर आपको मॉडर्न के पूछे तो फिलिपे पिनेल, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट फिर फ्लूइड्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विच कंप्राइजेस द ईड, जो अभी हमने देखा, प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो, रियलिटी प्रिंसिपल, सुपर ईगो परफेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसको स्ट्रक्चरल मॉडल भी बोलते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th अक्टूबर। स्किज़ोफ्रेनिया डे कब था, 24 मई में, ठीक है। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10th अक्टूबर। द इंडियन ल्यूनासी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1912। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1987। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बोले तो 2017। डीक्रिमिनलाइजेस सुसाइड अटेम्प्ट बाय मेंटली इल पर्सन, जिसमें अगर मेंटली इल पर्सन जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर देते हैं, वो क्रिमिनल नहीं है क्योंकि वो तो मेंटल इल पर्सन है, ठीक है। अगर अच्छा पर्सन होगा तो वो उसके पे क्रिमिनल केस होगा। नोबेल प्राइज फॉर एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्प्लिट ब्रेन वॉज गिवन टू रोजर स्पैरी। द थियोरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज एक्सपेरिमेंट बाय B.F. स्किनर, ठीक है। ये आती है ना, द थियोरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज एक्सपेरिमेंटेड बाय B.F. स्किनर। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 received presidential assent on April 7th 2017 and replaced the 1987 एक्ट। ये मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 है ना, उसकी जगह अभी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 हो गई है। कि मेंटल हेल्थ जो एक्ट है 2017 decriminalizes suicide attempt by the mentally ill person as per mental health care act 2017, कि जिसमें बोला जाता है कि नो ECT थेरेपी विदाउट यूज ऑफ मसल रिलैक्सेशन। इसी के अंदर क्या बोला था कि ECT, कोई भी पर्सन को ECT तब नहीं देना है जब आप ECT के अंदर मसल रिलैक्सेशन का यूज़ ना करो। एंड नो ECT थेरेपी फॉर माइनर, और माइनर पेशेंट को भी ECT नहीं देते हैं, मेजर को ही देते हैं, कंसंट दे के ही ECT देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। देन क्या था, मेंटल हेल्थ केयर जो एक्ट थी 2017 empowers a mentally ill person to have the right to make an advance directive towards the way of he or she wants to be treated। दूसरी चीज़ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में ये भी बताई गई थी कि जो पर्सन मेंटली इल हो जाता है लोग उसका स्टरिलाइजेशन करवा देते थे, ठीक है, वाजेक्टोमी टिबेक्टोमी, तो वो भी नहीं करवानी होती है। रिसेप्शन, और पेशेंट अगर मेंटली इल पेशेंट भी बोलेगा मुझे दवाई नहीं लेनी है तो ये भी उसका राइट है, उसको आप नहीं दोगे। हाँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि आप भले ये ना बोले हाँ बोले आपको दवाई देनी है तो ही दोगे, वरना आप नहीं दोगे, ठीक है। रिसेप्शन ऑर्डर रेफर्स टू एन ऑर्डर फॉर एडमिशन एंड डिटेंशन
of a mentally ill person in a psychiatric hospital. टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल से पेशेंट को टेम्पररी कुछ दिनों के लिए जो है घर पे भेजना, रेफर टू एज पैरोल, उसको बोलते हैं पैरोल. ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. ठीक है, कोई भी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ में पेशेंट की रिलेशनशिप थेराप्यूटिक तब होती है जब उसमें ट्रस्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है, जिसमें रैपोर्ट भी मेंटेन होता है. ठीक है, अदरवाइज जो है ना, पता है ना आपको पहले क्या होता है, ओरिएंटेशन फेज. ठीक है, जिसमें नर्स अपना इंट्रोडक्शन देती, हेलो रामलाल, आई एम ट्विंकल परीक, मैं आपके वार्ड में नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मैं जो है आपके लिए ये केयर आपको देने वाली हूँ. फिर वो बोलेगी गुड मॉर्निंग के साथ, है ना, उसका नाम और उसकी सरनेम आती है, और फिर जो है सब केयर स्टार्ट होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन, असेसमेंट, उसके बारे में पूछना, तब वो आपको बताएगा. आप कुछ नहीं बताओगे और उसको पूछने जाओगे तो वो कुछ नहीं बताएगा. फिर आएगा वर्किंग फेज, जिसमें आप पेशेंट के साथ बहुत सारा काम करते हो, उसके केयर करते हो, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो. ठीक है, और लास्ट में आती है टर्मिनेशन फेज, मतलब कि एंड ऑफ द रिलेशनशिप का फेज. ठीक है, जिसमें पेशेंट जो है उसको डिस्चार्ज मिलता है, पेशेंट ठीक हो चुका है, आपको इवैल्यूएशन एंड रिजल्ट पॉजिटिवली मिला होता है, तभी तो वो जाता है. और टर्मिनेशन के अंदर ही ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस शो होता है. वो क्या है वो हम देखते हैं. अभी देखो, मतलब पता चल गया ना, फेजेस ऑफ द रिलेशनशिप 3 होते हैं. ठीक है, ओरिएंटेशन या प्री ओरिएंटेशन फेज, फिर आता है आपका वर्किंग फेज और टर्मिनेशन फेज. टर्मिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टार्ट्स इन द ओरिएंटेशन फेज. और टर्मिनेशन मतलब कि जब एडमिशन होता है तभी तो डिस्चार्ज हो जाता है ना फाइनल, कि जिस दिन से एडमिशन हुआ तभी से आपका डिस्चार्ज ये डेट पे होगा, ऐसा होता है. उसी तरीके से टर्मिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी ओरिएंटेशन फेज से स्टार्ट हो जाती है. ट्रांसफरेंस इज अ फिनोमेनन इन विच द पर्सन इन ट्रीटमेंट रीडायरेक्ट्स फीलिंग्स फॉर अदर्स ऑन टू दी थेरापिस्ट. देखिए, ट्रांसफरेंस में पेशेंट जो है उसको कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ प्यार हो जाएगा. ठीक है, लव हो जाएगा कि मुझे तो ये सिस्टर आएगी और वो दवाई देगी ना तो ही ठीक है, वरना मैं नहीं दूंगा दवाई. वो ट्रांसफरेंस है. और काउंटर ट्रांसफरेंस अकर्स व्हेन अ थेरापिस्ट ट्रांसफर्स इमोशंस टू अ पर्सन इन थेरापी. और काउंटर ट्रांसफरेंस में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पेशेंट से प्यार हो जाता है, पेशेंट डिस्चार्ज लेके घर जा रहा है तो वो रोएगा. ठीक है, तो ये है. ICD stands for International Classification of Disease. The National Mental Health Program NMHP 1982 was launched 1982 by the Government of India. तो इसीलिए पहले प्रोग्राम आया था 1982 में, फिर नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आई थी और 1987 में, और नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आई थी 2017 में. तो याद रखना, पहले प्रोग्राम 1982, एक्ट 1987 और अमेंडमेंट हेल्थ केयर एक्ट 2017. National Mental Health Program NMHP was re-strategized in the 2003 to include 2 schemes के साथ, with modernization of state mental hospitals and upgradation of the psychiatric wings of medical colleges and general hospitals. Parkinson's disease is caused by loss of nerve cells in the part of the brain. is called the substantia nigra. पार्किंसन डिजीज़ जो है वो किसकी वजह से होता है, तो लॉस ऑफ नर्व सेल्स होना इन द पार्ट ऑफ द जो ब्रेन है उसके अंदर, जिसको हम सब्सटेंसिया नाइग्रा बोलते हैं. लो डोपामाइन लेवल हो जाता है. ठीक है, PD पार्किंसंस के अंदर डोपामाइन का लेवल लो होता है. पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर इज लिम्बिक सिस्टम. पार्ट ऑफ द ब्रेन का ऐसा पार्ट जो इमोशनल एस्पेक्ट्स के लिए ज़रूरी है, इमोशनल एस्पेक्ट बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, याद रख लें, लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन. द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रेगुलेट्स कॉग्निटिव फंक्शन, थिंकिंग फंक्शन को जो रेगुलेट करता है वो सेरेब्रम है. मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MMSE is used to assess cognitive impairment. Total score of MMSE is 30. A score of 24 or more is indicate normal cognition. MMSE score of 19 to 23 indicates mild cognitive impairment. Score of 10 to 18 indicate moderate cognitive impairment. And score below 10 is indicate the severe cognitive impairment. ठीक है, 30 है तो नॉर्मल स्कोर है, 24 है तो भी 24 तक भी नॉर्मल है, 19 से 23 है तो माइल्ड, 10 to 18 है तो मॉडरेट,
और 10 से बिलो है तो ये सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। MMSE के स्कोर की बात हुई है ये, और कॉग्निटिव स्टेटस के लिए चेक किया जाता है। द मोस्ट साइनिफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ patient with depression is depressed mood and loss of pleasure and interest. Omega sign is seen in depressed patient. Depressed mood and loss of pleasure or interest are the most significant characteristics experienced by a patient with depression. और एनहेडोनिया किसको बोलते हैं? जो एक्टिविटी करने में पहले मज़ा आती थी, अभी वही एक्टिविटी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, प्लेजर फील नहीं होता है, वो एनहेडोनिया है। और एम्बिवैलेंस क्या होता है? एक ही पर्सन के बारे में एक ही टाइम पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग आना, वो एम्बिवैलेंस है। कॉमन रिस्क फैक्टर इन पेशेंट विद सिवियर डिप्रेशन इज द सुसाइडल टेंडेंसी। फॉर अ पेशेंट विद सिवियर डिप्रेशन द सेटिंग वेयर देयर आर सिंपल डेली रूटीन्स विल बी लिस्ट स्ट्रेसफुल। ठीक है, उसका सेटिंग ही ऐसा होना चाहिए कि जो लिस्ट स्ट्रेसफुल हो। ऑफोनिया इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द वॉइस्ड साउंड। ठीक है, वॉइस के रिलेटेड है। फोनिक्स बोलते हैं ना, जो फोनिक्स सीखना, क फॉर द के, च फॉर द सी एच है ना, फिर ब फॉर द बी एच, म फॉर द एम, ये फोनिक्स है। इसके ऊपर से ये है अफोनिया इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द वॉइस्ड साउंड। ठीक है, क्लियर। और डिसलेक्सिया क्या है? रीडिंग डिसेबिलिटी, तारे जमीन वाले डर्सिल को जो हो जाती है ना, वो है डिसलेक्सिया। ओके, तो ये लेक्चर्स को हम यहीं पे रखते हैं, महाबल को। आगे हम और जो है वो देखेंगे महाबल का सेकंड पार्ट फॉर दी MHN। ठीक है, ये जस्ट यहीं पे क्विट करते हैं। आप देखिएगा, सुनिएगा, शेयर कीजिएगा और रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच।